नमस्कार दोस्तों, सेल्फ स्टडी वाला पे आप सभी का स्वागत है। हम कर रहे हैं यूपीवीसीएस मेंस के लिए यूपी स्पेशल का कंप्लीट कोर्स जीएस 5 जीएस 6 दोनों हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम में। ये जो जीएस 6 है इसकी अपनी 14th क्लास है एंड बीच में कुछ क्लासेस कुछ समय नहीं आई क्योंकि कुछ पहले फेस्टिवल थे, फिर तबीयत खराब हो गई और अभी भी आपने देखा होगा कि आवाज उतनी क्लियर नहीं है। तो ऑफलाइन क्लासेस भी इस समय सब कैंसिल ही थी। तो आप ये मत समझिए कि कोर्स कंप्लीट होगा नहीं होगा। व्हाट्सएप पे काफी मैसेज आए और यूट्यूब पे भी कि कोर्स को कंटिन्यू कीजिए। कोर्स कंटिन्यू भी होगा, कंप्लीट भी होगा, आगे भी हम और भी कई सब्जेक्ट पढ़ेंगे। तो इसको हम शुरू करते हैं। हिंदी इंग्लिश दोनों में है, ये बुक है इसकी, इस पे बेस्ड है, ये भी दोनों में है। लिंक मिल जाएगा आपको इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ये मेरा एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है, इसे आप पढ़ सकते हैं। तो चूंकि काफी टाइम हो गया है हमें, तो हम एक बार देख लेते हैं कि हम क्या पढ़ रहे थे। तो मेंस नेविगेटर में देखते हैं हम लोग कि हम पढ़ क्या रहे थे। जस्ट अ मिनट। 6th पेपर में हमने जाना है ना, और उसमें ज्योग्राफी में जाना है। देखिए, ये पहला टॉपिक अपना पूरा कंप्लीट हो गया। यूपी का भूगोल में भौगोलिक स्थिति, उच्चावच संरचना, जलवायु, सिंचाई, खनिज, अफवाह प्रणाली, वनस्पति, ये सब हमने पढ़ लिया। और इस वनस्पति के साथ साथ हमने और क्या पढ़ लिया? साउंड में थोड़े से इशू रहेगा तो आप एडजस्ट कर लेना थोड़ा, है ना। इसके साथ हमने ये ग्रासलैंड फॉरेस्ट, वन घास के मैदान, ये हमने पढ़ लिया है ना। उत्तर प्रदेश की नवीन वानिकी नीति, ये हमने पढ़ ली। एंड एग्रो एंड सोशल फॉरेस्ट्री, ये हमने पढ़ लिया। तो ये 4 टॉपिक हमारे लगभग हो गए। इसमें ये दो जो टॉपिक नंबर 2 है, उत्तर प्रदेश के प्राकृतिक संसाधन, इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है? मृदा, जल, वायु, वन और घास के मैदान तो हमने पढ़ लिए। आर्द्र भूमि जो है वो हम पढ़ेंगे ऑलरेडी यूपी एनवायरमेंट में ना। तो आर्द्र भूमि हम उसमें कवर करेंगे, इसी में आपके जीएस 6th पेपर में ही है। सो डोंट वरी। जो ये जल वाला पार्ट है, ये मैक्सिमम हमने जो ड्रेनेज सिस्टम है इसमें कंप्लीट कर लिया। ठीक, अगर हमें एक आध डायमेंशन कुछ एक्स्ट्रा मिला तो वो हम इसमें देख लेंगे। तो ये मेनली 2 चीज यहाँ पे बचे हैं, यूपी में सोइल एंड यूपी में वायु। तो बेसिकली जो एयर पोल्यूशन टाइप की चीजें हैं, उस तरह की चीजें हमें यहाँ पे देखनी है। वैसे ये टॉपिक भी जो है आपका यूपी एनवायरमेंट में आना ही है। तो टॉपिक 2 में हम इसको भी एनवायरमेंट में ही कर लेंगे, वो ज्यादा बेटर रहेगा। जब दोनों 6th ही पेपर में है ना, तो उसको कहीं भी पढ़ लो, कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। तो अगर हम यहाँ पे सोइल भी पढ़ ले तो 4 तक का अपना सिलेबस पूरा कंप्लीट हो जाएगा। एक एक शब्द मिला के पढ़ेंगे सिलेबस में, छोड़ना कुछ भी नहीं है ना। तो आज हम ये यूपी सोइल वाला जो है इसको पढ़ेंगे। सबसे पहला काम क्या है अपना, कोई भी टॉपिक पढ़ने से पहले सबसे पहला काम है सिलेबस देखना, हमने देख लिया। दूसरा काम है पीवाईक्यू देखना कि पिछले साल मेंस में किस तरह के क्वेश्चन आए हैं। इस टॉपिक से मृदा से क्वेश्चन आते भी हैं या नहीं आते। देखिए, तो देखते हैं मृदा से किस तरह के क्वेश्चन आए हैं। ये है हमारा टॉपिक उत्तर प्रदेश के प्राकृतिक संसाधन। देखिए तो कैसे क्वेश्चन चाहिए। ये तो रामसर स्थल वेटलैंड वाला क्वेश्चन हो गया है ना। हमने बताया हम इसको 2 जगह क्यों पढ़े। जब हमने यूपी एनवायरमेंट में वेटलैंड एंड रामसर साइट पढ़नी है तो फिर, है ना। ये भूजल उपयोग से जुड़ी समस्याएं, ये हो गया नेचुरल रिसोर्स में वाटर वाला। कितना बढ़िया है इस मामले में यूपीपीएससी, है ना। सिलेबस में जो पॉइंट लिखे हैं सेम टू सेम वहां से, बस सिलेबस पूरा करना है, बाकी सारा पेपर आपका पढ़ा हुआ आ जाएगा, है ना। देखो, तो जैसे 3 टॉपिक यहाँ दे रखे थे, 4 टॉपिक, तो एक बार वेटलैंड से क्वेश्चन पूछ लिया, एक बार जो है वाटर से क्वेश्चन पूछ लिया, एक बार सोइल से क्वेश्चन पूछ लिया। तो सोइल में क्या क्वेश्चन आया? अभी तक एक ही क्वेश्चन आया है ना कि डेस्क्राइब द एरिया ऑफ उत्तर प्रदेश अफेक्टेड बाई सोइल इरोजन। उत्तर प्रदेश के कौन कौन से क्षेत्र हैं जो कि
मृदा अपरदन से प्रभावित हैं। एंड ऑल्सो आइडेंटिफाइड अ फैक्टर रेस्पॉन्सिबल फॉर इट। अलग अलग जगह अलग अलग अपरदन कई तरह का होता है, तो अलग जगह अलग अलग प्रकार का अपरदन है, तो उसके फैक्टर भी अलग है ना। तो सोइल इरोजन जैसे आपने देखा होगा विंड से भी होता है, वाटर से भी होता है, तराई के इलाके में किसी और तरह का हो रहा होगा, बुंदेलखंड में और तरह का हो रहा होगा। तो वो बेसिकली इन्होंने यहाँ पे पूछा। समझ में आ गया तो ये वाला टॉपिक आपको, सिलेबस का ये वाला पार्ट। प्राकृतिक संसाधन में मृदा, जल, वायु, वन, घास के मैदान, आर्द्रभूमि। तो आर्द्रभूमि, वायु और जल। जल अपना लगभग डन है, जो एक दो पॉइंट बचेंगे उनको ऐसे देख लेंगे। वायु और आर्द्रभूमियां ये हम यूपी एनवायरमेंट में पढ़ेंगे। सबको क्लियर है इतना? कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में अपना लिखते रहें। तो अब हम शुरू करते हैं अपना टॉपिक कि हमें सोइल पढ़ना है। ऐसा करके अपने सिलेबस में कुल 20 ही पॉइंट है, और 20 में से कितने पूरे हो जाएंगे? 20 में से 4 पॉइंट पूरे हो जाएंगे। और अभी अपनी ये 14th क्लास है, अच्छा खासा सिलेबस है यूपी स्पेशल का। ऐसे में समझो कि एक है ना, फटाफट से हो जाएगा। अगर आप चाहते हो कि 20 के 20 क्वेश्चन आपके पढ़े हुए हैं, तब तो उसमें दम लगने वाला है। चलो तो शुरू करते हैं टॉपिक में अपना यूपी सोइल। हमें जो जो पॉसिबिलिटीज लगेंगी कि ये डायमेंशन भी पूछी जा सकती हैं, वो हम सब कवर करेंगे। तो सबसे पहले तो हमें लग रहा है कि उत्तर प्रदेश में मृदाओं का वर्गीकरण, उत्तर प्रदेश की मृदा के प्रकार, ये पूछा जा सकता है। तो वही सिंपल सी बात, इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन और बीच में मृदाओं के प्रकार एक एक नंबर डाल के। पहला मृदा का प्रकार, उसमें कौन सी फसल होती है, वो मृदा कहाँ पाई जाती है। फिर दूसरा मृदा का प्रकार, फसल कौन सी है, कहाँ पाई जाती है। और लिखना हो तो कौन से पोषक तत्व की कमी है, कौन से पोषक तत्व की अधिकता है ना। आसान है, कोई भारी बात नहीं है, बस ये वाली बात याद करनी है। तो इंट्रोडक्शन में तो ये लिख देंगे, चूंकि उत्तर प्रदेश में हमने देखा था जलवायु की विविधता है। जलवायु पढ़ चुके उत्तर प्रदेश की, अनेक प्रकार की जलवायु है। फिर भौगोलिक विविधता है ना, भू आकृतिक बोल सकते हैं उसको, कहीं पठार है कहीं मैदान है। तो इन सब विविधताओं के कारण मृदा में भी विविधता पाई जाती है। ये आप इंट्रोडक्शन में लिख देना कि डाइवर्स सॉइल टाइप है ड्यू टू, अब यहाँ पे जो भी लिखा है क्लाइमेटिक कंडीशन है या क्लाइमेटिक डाइवर्सिटी है, एलुवियल डिपॉजिट है, टोपोग्राफी, नाम ही तो अलग लिख दिया है। टोपोग्राफी मतलब यही तो है ना, पढ़ चुके ना इसको, भू आकृतियां किस प्रकार की हैं यूपी में। इंट्रोडक्शन क्लियर है? ओके। अब ये देखते हैं मेन बॉडी कौन कौन से प्रकार है। तो हाँ, एक डायग्राम भी तो रह गया, इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन, मेन बॉडी, और मेन बॉडी में एक छोटा सा सुंदर सा डायग्राम, तब बनेगा आपका पूरा क्वेश्चन। अगर 12 नंबर का आया तब मिलेंगे आपको 8 नंबर। और बहुत सुंदर से लिख दिया, थोड़ा क्रिएटिव लिख दिया, सब्सटेंशिएट कर दिया, 9 भी मिल सकते हैं, है ना। नंबर को जो है यूपीएससी में अच्छे मिल जाते हैं, सॉरी यूपीपीसीएस में। यूपीएससी में नंबर निकालना थोड़ा कठिन काम होता है। आप ऐसे समझ सकते हो, हार्ड मार्किंग एंड दिस। देखो तो पहले टाइप में, ये जो सहारनपुर मुजफ्फरनगर वाला इलाका है, यहाँ तो क्या मिल गया, भावर सोइल। मैप याद रखना आसान है। ये वाले तरह के इलाके में यहाँ से तराई सोइल। बताना इसमें कुछ याद करना है। ये बीच की जो पूरी बेल्ट है, इसमें एलुवियल सोइल है ना। क्या बनी, जलोढ़ मृदा। इसको तो तराई बोलोगे, इसको तो भावर ही बोलोगे ना। बट ये जो बीच में जलोढ़ मृदा है, यहां से यहां तक, इसमें अंतर है। पता है, जलोढ़ मृदा जैसे ये नदी है तो बाढ़ आने से यहाँ पे बनती है, फिर कुछ ऊंचे इलाके होते हैं वहां बांगर हो जाती है। बांगर खातर पढ़ा चुके ना पहले। तो ये वो इलाके हैं जहां अभी भी बाढ़ आती है, तो ये बाढ़ वाले इलाके हैं। तो यहाँ पे कौन सी ज्यादा होगी, खादर डोमिनेंट। जलोढ़ मृदा तो ये भी है, जलोढ़ मृदा ये भी है, इसमें खादर वांगर दोनों है तो दोनों इसमें भी, बट इसमें ज्यादा कौन है, खादर, है ना।
तो इसको आप याद रख लेंगे। 4 तरह की मिट्टी पता चल गई आपको, 1 2 3 ही तरह की पता चली है, ना, भावर, तराई और जलोढ़ मृदा या एलुवियल सॉइल। 4 का क्या, अरावली सॉइल। सॉइल क्या है, तो बीहड़ बनाती है यहाँ पे, ना, मतलब इस इलाके में जो सॉइल है वो खाली अंडुलेटिंग है, काफी ऊंची नीचे। फिर 5 नंबर पे आती है बुंदेलखंड सॉइल। ये 2 तरह की मिलेगी आपको, लाल पीली, है ना, बुंदेलखंड सॉइल। और यहाँ 6 नंबर पे आ रही है विंध्यन सॉइल। ये फॉरेस्ट सॉइल है, ठीक, लीचिंग वगैरह भी बीच बीच में यहाँ पे हुई है। और एक ये जो बुंदेलखंड के इलाके का टिप है, यहाँ पे बहुत हल्का ललितपुर का चौंच बनी है ना, यहाँ पे ब्लैक सॉइल। आप इसको ऐसे ही बोल सकते हो, ये पूरी बुंदेलखंड सॉइल है। और ये कैसी हो गई, रेड, येलो एंड ब्लैक। बना लोगे एक सुंदर सा डायग्राम, कोई ज्यादा भारी बात नहीं है। हमने आपको इंट्रोडक्शन भी बता दिया, बढ़िया सा डायग्राम बनाना भी बता दिया। अब क्या करोगे, सॉइल लिखोगे, उसमें 4-5 पॉइंट लिखोगे। तो क्या 4-5 पॉइंट लिख सकते हो वो समझो आप ये लिख सकते हो कि वो किस क्षेत्र में मिलती है मृदा, उसमें कौन सी फसल होती है, उसमें कौन से पोषक तत्व जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, ह्यूमस, आयरन किसकी अधिकता है, वो किसकी कमी है। और अगर कोई स्पेशल टाइप मिल रहा है, जैसे एलुवियल को खादर वांगर में कैटेगराइज करना है, तो वो लिख सकते हो। बताओ, अच्छे खासे पॉइंट नहीं हो जाएंगे, है ना। तो एक एक करके देखते हैं। ओके, देखो, एलुवियल सॉइल 88% क्षेत्र पे मिल रही है। उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्र है उसमें 88% पे एलुवियल सॉइल मिल रही है। मेनली तो यही हो गई। इसको ब्रेड बास्केट सॉइल भी बोलते हैं। उपजाऊ होती है ना, अनाज की टोकरी बनी है। इसी की वजह से जो उत्तर प्रदेश है उसको शायद भारत का धान्य कटोरा कुछ इस तरह से बोलते हैं ना, उसमें इसका योगदान। कहां मिलती है, पूरा गैंगेटिक प्लेन है, सहारनपुर से बलिया तक। अभी देखा आपने डायग्राम में, वहां से लेके पूरा बलिया तक है। टाइप अलग हो सकता है कि यहाँ खादर ज्यादा है या खादर वांगल दोनों है या भी खादर वांगल दोनों है। लोकेशन बता दी। इसको बांगर और खादर में बांटते हैं, ये बता दिया। अब ये बांगर क्या है, खादर क्या है, भाई पहले बता चुके हैं ना, तो इसको नहीं देख रहे हैं। और इसकी अलग और अदर प्रॉपर्टीज में देखें तो कि कौन सी फसल हो रही है, किस तत्व की कमी है, तो पोटास अधिक है इसमें, लाइम अधिक है ना। और कमी किसकी है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, ऑर्गेनिक मैटर। अब यहां से आपको ट्रिक बता दे रहे हैं, कोई भी मिट्टी आ जाए उसमें ये लिख के आ जाना, नाइट्रोजन फास्फोरस की कमी है ना। फास्फोरस किसी मिट्टी में एवरेज है, बट आप ऐसे लिख सकते हो कि नाइट्रोजन फास्फोरस कम मिलता है, ठीक। नाइट्रोजन तो पक्का सब में लिख सकते हो, फास्फोरस भी 95% आप लिख दोगे। कहीं पे ऐसा है भी कि अधिकता नहीं है, अगर बिलो उसमें भी नहीं है तो, है ना। मेजर क्रॉप ऑफ एलुवियल सॉइल, तो भाई ये फसलें तो हम पहले भी देख चुके। यहां पे क्या हो रहा है, वीट, राइस, सुगर केन, गेहूं हो रहा है, चावल हो रहा है और गन्ना हो रहा है। ये तो ध्यान नहीं आ रहा किस टॉपिक में, लेकिन ये हमने देखे हैं कि तराई वाले में चावल और गन्ना ज्यादा हो रहा है ना। यहाँ पे ये गेहूं, चावल, गन्ना ज्यादा हो रहा है। बुंदेलखंड वाले में तिलहन, दलहन ये ज्यादा हो रहा है। पढ़ाई अपन ने टॉपिक में ना, किसी को याद आए नीचे कमेंट बॉक्स में बताना। पहली सॉइल पता चल गई, समझ में आया ना। करना क्या है, इंट्रोडक्शन लिखना है, फिर पहली सॉइल डालनी है, उसमें 4-5 पॉइंट लिखने हैं, फिर दूसरा उसमें 4-5 पॉइंट। तो कितने से 4-5 लिख लोगे ना एलुवियल में। अब तराई में देखो, पहला पॉइंट तो ये हो गया, 4 से 5% एरिया में है उत्तर प्रदेश के। दूसरा मॉइस्ट है एंड ऑर्गेनिक रिच सॉइल है। तराई क्षेत्र है भैया, तो मॉइस्ट तो होगी और ऑर्गेनिक रिच भी होगी। पूरे हिमालय का रन ऑफ वहां पे आ रहा है, तो ऑर्गेनिक रिच तो हो ही जाएगी, है ना। बाकी एक्सट्रीमली फर्टाइल है, वाटर लॉक्ड है एंड प्रोन टू लीचिंग। पानी भरा रहेगा तो लीचिंग तो अपने आप होगी,
क्रॉप कौन सी ज्यादा हो रही है? पैडी, यानी कि ये अपना राइस एंड शुगर केन एंड जूट, है ना। हाई ऑर्गेनिक कंटेंट एंड ह्यूमस रिच है, और इसी में क्या लिख सकते हैं? नाइट्रोजन की, फॉस्फोरस की कमी है। अभी आगे एक टेबल है उसमें ये सब हमने लिख दिया है, डोंट वरी। तराई में भी मिल गए 5-6 पॉइंट, है ना। यहां फसल में चावल, गन्ना, जूट आ गया, और वहां पे जो है चावल गन्ने के साथ में गेहूं आ रहा है। ये दोनों में आप ऐसे तुलना करके अंतर बना लेना, ठीक है ना। तीसरे नंबर पे आती है रेड येलो सोइल। अब इनकी लोकेशन नहीं बता रहे, लोकेशन तो अभी शुरू में डायग्राम में बता दिया ना। अब जो रेड येलो सोइल मिलेगी वो यहां मिलेगी बुंदेलखंड के इलाके में, इसको छोड़ के। यहाँ पे तो काली मिट्टी मिलेगी, और यहाँ पे ये मिलेगी लाल पीली मिट्टी। 3 से 4% में बुंदेलखंड की ड्राई सोइल है। अरे वो ड्राउट प्रोन है, बता चुके पहले, है ना। तो तराई वाली जैसे मॉइस्ट सोइल थी, तो ये ड्राई सोइल होगी, ठीक है ना। तो इसमें हमें 2 पॉइंट मिल गए, एरिया पता चल गया कितना है, एंड ड्राई सोइल है ये पता चल गया। लोकेशन बता देंगे फिर कि सदर्न यूपी में है, बुंदेलखंड के इलाकों में। एक आध जिले का नाम लिख देंगे, ललितपुर, महोबा। फॉर्मेशन बनी कैसे है? लंबे समय के वेदरिंग से, प्रोसेस से बनी है ना। और रेड कलर इसका क्यों है? ड्यू टू फेरिक ऑक्साइड, एंड फेरिक ऑक्साइड जो है वो हाइड्रेटेड फॉर्म में येलो होता है, इसलिए येलो इन हाइड्रेटेड फॉर्म, है ना। तो कहीं पे इसका रंग लाल मिल जाएगा, कहीं एक ड्रॉप पीला रंग मिल जाएगा। डन। सैंडी टू लोमी टेक्सचर होता है। अब ये बातें देखो, हमने बताया से कुछ बातें फिक्स रखो, कौन सा पोषक तत्व ज्यादा है, कौन सा कम है, ये सब चीजें है ना। तो फिर ये सैंडी टू लोमी टेक्सचर है, ये सब आप छोड़ दो, कोई सुनी पड़ रहा। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस में देखो पुअर है, ऑर्गेनिक मैटर, ह्यूमस, इनमें भी पुअर है। वाटर रिटेंशन इसका मॉडरेट है, ड्राउट प्रोन है। सुटेबल क्रॉप क्या हो गई? कोरस सीनियर, पल्सेस, ऑयल सीड, दलहन, तिलहन, मोटे अनाज। बुंदेलखंड में दलहन, तिलहन, मोटे अनाज। तराई वाले इलाके में चावल, गन्ना, जूट। और जो हमने देखा एलुवियल सोइल वाले में जो मिला हमें, तो चावल है, गन्ना है, और साथ में गेहूं। आसान है ना याद रखना, कोई बहुत भारी बात तो नहीं है। फिर फॉरेस्ट सोइल आती है। तो जो नीचे का इलाका है, इसमें इस वाले इलाके में है ना, यहाँ पे बुंदेलखंड वाले में, यहां तो मिल रही है रेड एंड येलो, बता दिया इसको छोड़ के, यहाँ पे तो ब्लैक है। ये जो इलाका है विंध्यन वाला मिलती है फॉरेस्ट सोइल, सोनभद्र, मिर्जापुर। 2 से 3% पे हिली रीजन सोइल है। 1 पॉइंट ये हो गया, दूसरा ये हो गया। 2-3 पॉइंट चाहिए वैसे ना। सोनभद्र, मिर्जापुर, एंड इसमें लिख सकते हो। और कुछ नदन पार्ट में भी मिलेगी, वही सहारनपुर में, जहाँ है ना, जहां पे हमने देखा था भावर सोइल, वहां। तो ये भी वेदर ड्रॉप से बनी है, ऑर्गेनिक मटेरियल इसमें ज्यादा है, एंड यहाँ लिखा नहीं है नाइट्रोजन, पोटास इसमें भी कम है। तो हमने टेबल में लिख दिया ये सब कुछ, वहां से काम चल जाएगा, डोंट वरी। यहां से हम सीख रहे हैं, याद करने के लिए हम आगे जो एक समरी बनाई है टेबल में वहीं से करेंगे, वो अपना बेस्ट है समरी, है ना। भावर सोइल, भावर वाली तो अपने आप ही पता है आपको, मोटे मोटे होते हैं उसमें, है ना। तो कोरस एंड पोरस फुटहिल सोइल है, छिद्र युक्त भी है, पानी परकोलेट हो जाता है नीचे, और मोटे दाने भी है उसमें। बहुत कम, नेग्लिजिबल, 1% से कम एरिया में मिल रही है। तो बेसिकली जो शिवालिक फुटहिल्स है वहां पे मिलती है, ठीक। ब्लैक सोइल जो है वो सदर्न पार्ट ऑफ ललितपुर डिस्ट्रिक्ट। सीधा टेबल पे चल रहा है ना, हल्का सा बता के। टेबल में एक आध चीज जैसे लिखी नहीं है। अरावली सोइल है, ये 0.25% ऑफ टोटल एरिया है। अरावली सोइल देखो 0.25% ऑफ टोटल एरिया, एंड साउथ वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफ वेस्टर्न उत्तर प्रदेश। लोकेशन हमें देख लिया है, बुंदेलखंड के ऊपर है ना, जो वो ये क्या नाम है, इटावा के पास वाला इलाका।
यह देखो मथुरा, आगरा, अलीगढ़ और कुछ इटावा वगैरह जो इलाका पड़ेगा वहां पे। तो ये अरावली सोइल हो गई। डन। जो लेटराइटिक सोइल है बेसिकली लीचिंग वगैरह से बनती है, तो इसके कहीं कहीं पे पैचेस है ना। हिंदी में ये कंटेंट थोड़ा आगे चला गया है, डोंट वरी, सेम टू सेम कंटेंट है। ये वो टेबल है जिसकी हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, है ना। कौन सी मिल रहा है, कितने प्रतिशत एरिया में है, लोकेशन क्या है, कौन सा वो ज्यादा है उसमें मिनरल, कौन सा कम है, और मेजर क्रॉप। तो ये पहला पॉइंट, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा। कोई भी मिट्टी है उसमें 5 पॉइंट लिख देना फटाफट, यहां से याद करने भी देखो आसान है। जैसे एलुवियल सोइल है, 88% एरिया में है। इंडो गैंगेटिक प्लेन में सहारनपुर से बलिया तक, ये लोकेशन हो गई, पहला पॉइंट हो गया। दूसरा हो गया पोटास, लाइम, कैल्शियम तो इसमें ज्यादा है, नाइट्रोजन फास्फोरस इसमें कम है। फसल कौन सी हो रही है, वीट, राइस, शुगर केन। मीन्स का यही तो फायदा है, जो अपने से लिखना है वो लिख लो, है ना। तो पल्सेस हमें कंफ्यूज करेंगे तो हम क्यों लिखें लोग, हम तो ये वाला लिख के आएंगे, वीट, राइस, पल्सेस। तराई सोइल 4 से 5 में है, फुटहिल्स में मिल रही है, लखीमपुर, पीलीभीत, बहराइच, महाराजगंज तक की जो पूरी पट्टी है। ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा है, नाइट्रोजन फास्फोरस इसमें भी कम है। यहाँ पे पैडी, शुगर केन, मेज, और क्या बताया था यहाँ पे, जूट, लो मक्का हटा लो। घर से पहले से डिसाइड कर लो कि हमें इसमें लिखना क्या है। डन। उसी को बार बार रिवाइज करो और वही लिखो, कंफ्यूजन मत छोड़ो। जिसकी वजह से कंफ्यूजन हो रहा है उसको छोड़ दो, है ना, क्योंकि मेंस है, हर बात लिखना जरूरी नहीं है। फिर ये तो है नहीं कि एग्जैक्ट वो पूछ लिया तो वही लिखना है। फॉरेस्ट सोइल, विंध्यन शिवालिक रेंज, ह्यूमस कंटेंट ज्यादा है, नाइट्रोजन फास्फोरस देखना, नाइट्रोजन फास्फोरस कम है, कम है, कम है, कम है, कम है, सब में ही कम है ना, तो आसानी से बना लोगे, कोई इशू नहीं है। मोटे अनाज मिलते हैं और पल्सेस हैं एंड फ्रूट्स। फ्रूट्स वेजिटेबल्स के लिए ये फेमस है। और इसमें रेड एंड येलो, वही बुंदेलखंड वाली, आयरन पोटेशियम ज्यादा है, तभी तो लाल दिख रही थी, है ना, देखा था, आयरन की वजह से तो रेड है और उसके हाई रेट की वजह से येलो है। नाइट्रोजन फास्फोरस कम है, तो इसमें ऑयल सीड एंड कोरस केन, ग्राउंडनट, और क्या लिखोगे यहाँ पे, पल्सेस, वो जरूरी है। दलहन, तिलहन, ये 2 चीजें यहाँ की मेन है, दलहन, तिलहन और मोटे अनाज। ठीक, यहाँ पे हम क्या नहीं लिखेंगे, ये फ्रूट्स यहाँ पे नहीं आएगा, बाकी ये मिलेट्स एंड पल्सेस वो यहाँ पे भी आएगा। फ्रूट्स यहाँ पे नहीं आएंगे, है ना, उनको वहां लिख देंगे। ठीक है। भावर सोइल फुटहिल्स में मिल रही है, कोरस सैंड है, तो नाइट्रोजन फास्फोरस ये सभी कम होते हैं इसमें, तो है ना। और ये कोई मेजर क्रॉप के लिए सुटेबल नहीं है, पानी सब नीचे परकुलेट, तो बजरी है एक तरह से, है ना। ब्लैक सोइल, इसको रेगुलर सोइल भी बोलते हैं, कई नाम है इसके। ललितपुर के पार्ट में यूपी में मिल रही है। आयरन, मैग्नीशियम ये इसमें ज्यादा है, नाइट्रोजन फास्फोरस कम है। कॉटन के लिए फेमस है, सोयाबीन के लिए फेमस है ना। लो उसको हटा दिया, कपास और सोयाबीन याद कर लेना। अब आप ये सोच के बताओ, इस टेबल से आप इन सब मिट्टियों में 4-5 पॉइंट लिख लोगे ना। ऊपर जो जानकारी दी है उससे 1-2 पॉइंट एक्स्ट्रा आ सकते हैं, जैसे एलुवियल वाले में खादर बांगर वाला पॉइंट लिख सकते हो। तराई वाले में कि वाटर लॉक्ड है और लीचिंग है, ये वाला पॉइंट लिख सकते हो। डन। एंड ये जो रेड एंड येलो सोइल है ये ड्राई सोइल है, तराई वाली वेट सोइल है। ये 1-2 स्पेसिफिक पॉइंट ऊपर से मिल जाएंगे। आपके मन में आ रहा होगा ना, टेबल दे रखी है तो वो कंटेंट क्यों दिया, यही दे दो, छोटा कर दो कंटेंट। तो शुरू में जब आप पढ़ रहे हो तो आपको थोड़ा ज्यादा पढ़ने की कोशिश करना चाहिए, है ना। फिर जो सक्सेसिव आपकी रिवीजन होते हैं, पहला रिवीजन, दूसरा, उन अगले रिवीजन में आपको कंटेंट कम करना चाहिए खुद से, बाई सेल्फ स्टडी। डन। तभी वो आपका कंटेंट बन पाता है ना, और आपको अच्छे से याद रहता है जब आप उस पर खुद से मेहनत करते हो। खाली सुन के अच्छे से याद नहीं रहेगा। फिर से कह रहे हैं भाई, साउंड में थोड़ा इशू हो सकता है, आवाज में, अभी खांसी है काफी, तो थोड़ा आप एडजस्ट करना है ना।
इसके साथ में जो 13 नंबर की क्लास गई है उसको तो लाइव कराया है, उसमें तो काम तो चल जाएगा, लेकिन उसमें भी साउंड की थोड़ी प्रॉब्लम है ना, लाइव में थोड़ा एडजस्ट नहीं हो पाता। तो अभी कुछ एक दिन रिकॉर्डेड ही भेजेंगे क्लास, उसके बाद में हम फिर लाइव शुरू कर देंगे, ठीक है। तो ये सेम टेबल जो है वो अपनी हिंदी में भी अवेलेबल है, वहां से देख सकते हो। तो इसके बाद में फिर हम ये लिख देंगे कुछ कि उत्तर प्रदेश 88% भाग जलोढ़ मिट्टी से आच्छादित है, लेकिन फिर भी बुंदेलखंड की लाल मिट्टियां, विंध्य की वन मिट्टियां, ये सब मिला के एक भू पारिस्थितिक विविधता को दर्शाती हैं। ऐसे कोई कुछ कंक्लूजन लिख देंगे कि 88% एलुवियल है, तो ये मत समझो कि सब एलुवियल है। इसके बाद का जो बचा 10-12% उसमें कई तरह की मिट्टियां हैं, तो पूरी जैव विविधता मिलती है। अब आप सोच के बताओ, अगर उत्तर प्रदेश में मृदा के प्रकार आ जाए तो आपके पास इंट्रोडक्शन भी है, कंक्लूजन भी है, अच्छा डायग्राम भी है, और जो भी 7-8 तरह की मृदा है सब पे 5-6 पॉइंट भी है। लिख लोगे अपने इसका आंसर, है ना। बढ़िया। आपका क्या काम बचा? रिवीजन। ज्यादा से ज्यादा रिवीजन आपने करना है। अगला क्या क्वेश्चन आ सकता है? उत्तर प्रदेश की मृदा की समस्याएं बताओ। तो हम इसमें सभी समस्याएं बताएंगे कि वाटर लॉगिंग होती है, इरोजन होता है, एल्कलाइन सॉइल है, सैलिनिटी कहीं कहीं बढ़ जा रही है, ऊसर लैंड हो जा रहा है, फर्टिलिटी कम हो रही है, सब। इनमें से कुछ पर्टिकुलर समस्याएं जो बड़ी हैं उनमें समझने का ज्यादा है, उन पे अलग से क्वेश्चन आ सकता है, जैसे मृदा अपरदन, सॉइल इरोजन। बोले आ क्या सकता है, वो तो आया है क्वेश्चन ऑलरेडी। उत्तर प्रदेश में मृदा अपरदन और उसके कारक लिखिए। तो पहले हम सारी समस्याएं पढ़ लेते हैं इकट्ठी एक जगह। सरकार ने क्या प्रयास करे हैं उनके, वो भी पढ़ लेंगे। पहले भी बता चुके हैं, हर समस्या में यूपी सरकार के क्या प्रयास हैं ये पूछा जा रहा है बार बार। तो ये समस्याएं पढ़ लें, यूपी सरकार के प्रयास पढ़ लें, उनमें कुछ चैलेंज बचेंगे वो पढ़ लें, सरकारी प्रयास में क्या कमियां हैं, और वे फॉरवर्ड पढ़ लें, है ना। फिर अलग से वो स्पेशल समस्या जो अलग से आ सकती है, जो बड़ी समस्या है जिसमें समझने का ज्यादा है, सॉइल इरोजन, उसको अलग से भी देख लेंगे, है ना। ये हम करने वाले हैं, ये अपना आगे हमें क्या पढ़ना है ये हमने बताया। तो क्या क्या समस्याएं हैं, इसमें भी वही लगेगा ना, इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन, और बीच में कौन कौन सी समस्याएं। और समस्याएं जब भी आएंगी तो ये निश्चित नियम है, पूछे या ना पूछे, हल्का सा सॉल्यूशन बता के ही आना है ना। एंड जो होगा कंक्लूजन वाला वो पॉजिटिव ही करना है कि भाई ये समस्याओं से कैसे निपटा जा सकता है। तो देखो, तो यूपी फेसेस सीरियस सॉइल डिग्रेडेशन ड्यू टू वाटर इरोजन, एक समस्या हो गई। सैलिनिटी, एल्कलिनिटी, इसको ऊसर लैंड बोल सकते हैं, ये हो गई। न्यूट्रिशन डिप्लीशन हो रहा है, डिफोरेस्टेशन हो रहा है ना। ऐसे 2-4 पॉइंट लिख के कि यूपी ये समस्याएं फेस करना है। आप इसमें डेटा भी यूज कर सकते हो कि लगभग 1.5 मिलियन हेक्टेयर लैंड जो है यूपी का वो सैलिनिटी, एल्कलिनिटी समस्या से ग्रसित है, और जो 9 मिलियन हेक्टेयर लैंड है वो इरोजन एंड फर्टिलिटी लॉस से। ये ज्यादा सही लाइन है इंट्रोडक्शन की, है ना। ये डेटा बाद में कि उत्तर प्रदेश में सॉइल में काफी समस्याएं हैं, फिर ये लिखेंगे कि एनबीएसएस एंड एलयूपी के अनुसार, अकॉर्डिंग टू एनबीएसएस एंड एलयूपी, इसकी फुल फॉर्म हमने यहाँ पे लिख दिया, आप इंग्लिश में शॉर्ट फॉर्म में इसकी प्रचलित है उसी को लिख सकते हो। हिंदी वालों को समस्या को तो भाई पूरा लिखना पड़ेगा ना, वरना ऐसे लिखने में तो क्या ही समझ आएगा। तो नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉइल सर्वे एंड लैंड यूज प्लानिंग, इसके अनुसार उत्तर प्रदेश में 9 लाख हेक्टेयर में सॉइल इरोजन एंड फर्टिलिटी लॉस है, और लगभग 1.5 मिलियन हेक्टेयर में सैलिनिटी एंड एल्कलिनिटी प्रॉब्लम है। अम्लीयता, क्षारीयता, ये सब है ना। इनमें अंतर देखेंगे, अभी समझेंगे अंतर, है ना। ये अपना इंट्रोडक्शन हो गया, सही है। फिर इसमें भी एक इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन, मृदा की समस्याओं की लिस्ट,
और एक समस्या का बढ़िया सा डायग्राम ये बना हुआ है। देखना ये वाला इलाका, वही जो फुटहिल्स है, शिवालिक फुटहिल्स, बुंदेलखंड का इलाका और ये विंध्यन वाला इलाका, इन सब जगह है सोइल इरोजन। सबसे ज्यादा 9 लाख हेक्टेयर में तो यही है। ये वाला जो इलाका है पश्चिमी उत्तर प्रदेश का, यहां मृदा की जो फर्टिलिटी है वो कम होती चली जा रही है, उर्वरता मृदा की। और सेंट्रल यूपी वाले में भी यही हो रहा है। तो देखो ये डॉट यहां तक बना दिए, आधे सेंट्रल यूपी तक है ना। जो ईस्टर्न यूपी है वहां पे सोइल सैलिनिटी एंड एल्कलिनिटी की प्रॉब्लम है, और वो कुछ सेंट्रल यूपी में भी है, तो इसको भी आधा यहां पे बना दिया। तराई वाले में तो अभी देखा था वाटर लॉगिंग एंड लीचिंग की समस्या, याद हो जाएगा आसानी से ना। वाटर लॉगिंग लीचिंग यहाँ पे है, सैलिनिटी एल्कलिनिटी यहाँ पे है, फर्टिलिटी यहाँ कम हो रही है, सोइल इरोजन यहाँ हो रहा है। बताओ कोई समस्या? इंट्रोडक्शन में डेटा आ गया है ना, ऑथेंटिक है, सोर्स भी का नाम भी लिख दिया। फिर एक बढ़िया सी इमेज आ गई। अब एक एक करके कि ये सोइल इरोजन, इनके बारे में कि एक एक दो पॉइंट ही तो लिखने हैं कि किस इलाके में हो रहा है, किस वजह से हो रहा है, और चाहेंगे तो हम इसका सॉल्यूशन यही हाथ के हाथ लिख सकते हैं। इसमें से जो ये वाला है सोइल इरोजन, ये अलग से भी पूछा जा सकता है क्योंकि ये बड़ा टॉपिक है, तो हम इसको अगली क्लास में अलग से भी कवर करेंगे। ठीक है, पहले यहां पे प्रॉब्लम देख लेते हैं। सबसे पहले आ गया अपना सोइल इरोजन ही। चलो, कोज क्या है इसके? डिफोरेस्टेशन, ओवरग्रेजिंग। तो हल्का समझ लो, सोइल इरोजन होता क्या है? मृदा की जो ऊपरी उपजाऊ परत है वो हट जाती है, हवा से बह के हट सकती है, पानी से बह के हट सकती है, ग्लेशियर के सहारे हट सकती है, कई तरीके से हट सकती है। उसका किसी भी नेचुरल फैक्टर से हट जाना सोइल इरोजन है। अब समझ में आ जाएंगे आपको कारण। डिफोरेस्टेशन, पेड़ बांधे रखते हैं ना मिट्टी को, आपने काट दिए तो सोइल इरोजन तो बढ़ेगा। ओवरग्रेजिंग, पशु के खर जो है, खुर पैर उसके है ना, वो भी मिट्टी को ढीला कर देते हैं, फिर वो जल्दी हो जाती है, उसका इरोजन जल्दी हो जाता है। फॉल्टी एग्रीकल्चर प्रैक्टिस की जो जुताई परंपरागत तरीके से की जा रही है तो वो इरोजन को बढ़ावा देती है। या फिर जो समोच्च रेखीय जुताई है, मतलब ढाल के अनुसार जुताई कर दी तो मिट्टी नीचे जल्दी चली जाएगी। ठीक, ये वाला पोर्शन तो अपने डिटेल में देखना है बाद में, सो डोंट वरी। अफेक्टेड एरिया क्या है? जिसने शुरू से क्लासेस करी हैं उसको पूरे एरिया के नाम पता है, उसने अभी मैप देखा तो वो तो बता देगा बुंदेलखंड है, विंध्यन है, शिवालिक फुटहिल है ना। इम्पैक्ट क्या होता है इसका आप ही बताओ। जब अपर टॉप मोस्ट चली जाएगी, ये सबसे फर्टाइल लेयर है, तो सोइल की फर्टिलिटी कब नहीं हो जाएगी? है ना, उससे सोइल की फर्टिलिटी कम हो जाती है। फिर दूसरी समस्या वाटर लॉगिंग लीचिंग। तो ये क्यों होगी वाटर लॉगिंग? या तो पानी आ जाता रहा होगा वहां पे, हाई रेनफॉल, या बह नहीं पा रहा होगा, पुअर ड्रेनेज। पुअर ड्रेनेज कब होगा? ऐसे ढलान पे या फ्लैट टेरेन? तो फ्लैट टेरेन, कारण लिख दिया। एरिया कौन सा है? तराई एंड ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट, तराई रीजन और थोड़े से ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट, ये इसका रीजन हो गया। इम्पैक्ट क्या है? सोइल स्ट्रक्चर डिटेरियोरेशन, डिक्रीज माइक्रोबियल एक्टिविटी। मतलब मिट्टी में 2-3 चीजें हैं, एक तो मिनरल है, एक एयर है, और कौन है? एक वाटर। कोई एक कंपोनेंट ज्यादा होगा तो दूसरा कम पड़ जाएगा। अब उसमें वाटर ज्यादा है तो एयर कम हो गई, तो मिट्टी में अंदर जीव जंतु सांस कैसे लेंगे? एयर नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, तो वो मरने लगेंगे। जो माइक्रोवेल एक्टिविटी है वो घटने लगेंगी, है ना। और क्रॉप डैमेज के भी आसार इसमें रहेंगे। अब ये देखो सोइल सैलिनिटी एंड एल्कलिनिटी, ये क्या है? तो जो ऐसे सॉल्ट है जो पानी में घुल जाते हैं, तो वो या तो रन ऑफ में इधर उधर से कहीं से
या सबसे ज्यादा तो जब ट्यूबवेल से पानी देते हैं तो उस पानी में जमीन के अंदर से घुल के बाहर खेत पे आ जाते हैं। अब पानी तो बाहर होके आके लीच हो गया या बाहर इवेपोरेट हो गया या पेड़ ने यूज कर लिया, वो सॉल्ट यहां पे जमा रह गया, उसकी लेयर जम जाती है। लेयर जमने में परेशानी क्या है? पहली परेशानी तो एयर की है, ये एयर मिट्टी में जाएगी तभी तो वहां माइक्रोबियल एक्टिविटी बढ़ेगी, ये उसके प्रभाव को रोक देगा, है ना। तो जो उसके आउटर एटमॉस्फेयर से एयर का संपर्क है वो कम होने लगता है और उसकी फर्टिलिटी कम होने लगती है। तो इसको बोलते हैं सोइल सैलिनिटी या सोइल एल्केलिनिटी। डन। मृदा लवणता या क्षारीयता। अब दोनों में अंतर क्या है? अगर कोई सोलेबल सॉल्ट है जैसे कि NaCl, वो ज्यादा घुल गया तब तो बोलेंगे सोइल सैलिनिटी। लेकिन अगर सोडियम अगर ज्यादा घुल गया उसमें तब क्या बोलेंगे? उसको सोइल एल्केलिनिटी। दोनों ही नुकसानदायक है। तो ये कहां पे मिल रही है हमको पता चला? जो ईस्टर्न यूपी वाले इलाके हैं ना, पानी भरा रहता है वहां पे हर समय इधर उधर से, तो जो है ना, सोल्ट की लेयर जो है वो धीरे धीरे जमने लगती है। तराई वाले इलाके में तो ऐसा नहीं हो रहा, लेकिन यहाँ पे हो रहा है। तो पुअर ड्रेनेज, हाई इवेपोरेशन रेट और एक्सेसिव इरिगेशन, हमने कहा इरिगेशन की मदद से भी होता है और वो इवेपोरेशन ज्यादा है, इस वजह से यहाँ पे ये हो रहा है। अफेक्टेड एरिया अपन ने पता ही है कौन से हैं और इसका इम्पैक्ट क्या होगा। जो साल्ट क्रस्ट है सरफेस पे वो इकट्ठा होने लगेगा, फर्टिलिटी कम होने लगेगी, क्रॉप के लिए अनसुटेबल है, बता दिया। इसको रिमूव कैसे करते हैं? जिप्सम से करते हैं ना। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी ये मिलता है जहां जहां पे सिंचाई बहुत ज्यादा होती है, खासकर ये में भी बांगर वाले में मिलता है। रेह भू कल्लर ऐसे करके पढ़ा है ना, देह या भूर या कल्लर उसको ऐसे बोलते हैं। सॉइल फर्टिलिटी का डिक्लाइन हो जाना, ये चौथी समस्या है उत्तर प्रदेश की मृदा में। ये ज्यादा कहां मिलती है? वेस्टर्न यूपी में। इसके कारण क्या है? फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, हर्बिसाइड का हद से ज्यादा यूज करना, मोनोक्रॉपिंग करना, है ना। तो इनकी वजह से धीरे धीरे करके उसकी उत्पादकता कम होने लगती है। नाइट्रोजन, फास्फोरस ये सब उसमें कम होने लगते हैं। वैसे तो पूरे यूपी में, लेकिन ज्यादा प्रभावित इसका इलाका कौन सा है? वेस्टर्न एंड सेंट्रल यूपी। इम्पैक्ट क्या है? यील्ड स्टैग्नेशन हो जाता है, जो उपज है, और कई बार वो कम भी हो जाती है। सोइल की हेल्थ जो है वो खराब होने लगती है। अगली समस्या है सोइल पोल्यूशन। मृदा में प्रदूषणकारी तत्व आ रहे हैं, तो कहां से आ रहे हैं? पेस्टिसाइड्स डालते हैं हम कीड़ों को मारने के लिए। अब जब वो एक लिविंग थिंग कीड़े को नुकसान पहुंचा रहा है तो दूसरी लिविंग थिंग पेड़ या फसल को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, मिट्टी में भी एक्यूमुलेट हो जाएगा, सोइल का पोल्यूशन हो जाएगा। इंडस्ट्रियल जो एफ्लुएंट्स हैं वो भी बह के आ जाते हैं इसके सारे, अर्बन वेस्ट जो है वो भी इसका एक सोर्स है। ठीक, तो माइक्रोबियल एक्टिविटी कम होने लगती है, ये उस मृदा को उपजाऊ बनाए रखने के लिए जरूरी है। जैसे केचुआ पढ़ा होगा आपने, केचुआ उपजाऊ क्षमता को बढ़ाता है ना। कई बार ये जो पोल्यूशन है ये फूड चेन में शामिल हो जाता है, तो हम लोगों के शरीर में आपने पढ़ा होगा एनवायरमेंट में बायो एक्यूमुलेशन एंड बायो मैग्निफिकेशन, तो हेल्थ के लिए नुकसानदायक है ना। कई बार ग्राउंड वाटर को नुकसान पहुंचाता है, फिर मिट्टी से होकर पानी बहेगा, बरसात में कहीं इकट्ठा होगा वो। डन। पर्यावरण में जैव विविधता को भी खतरा पहुंचा सकता है, तो ये सब हम देख रहे हैं इसमें। एसिडिक एंड लेटराइटिक सॉइल्स, इसकी पीएच वैल्यू थोड़ी कम है, 6.5 से कम, तो उसको बोला है इन्होंने एसिडिक इन रिएक्शन। वैसे तो 7 से होता है, 7 से कम पीएच वैल्यू पे एसिडिक, और ज्यादा है तो फिर बेसिक है ना। इस बार शायद यूपीपीसीएस के फिल्ड में ये क्वेश्चन ही आ गया था। तो सदर्न हिल ऑफ विंध्यन प्लेटू, वहां पे ये मिल रहा है। एंड लीचिंग ड्यू टू हैवी रेनफॉल,
हैवी रेनफॉल की वजह से यहाँ लीचिंग ज्यादा हुई है। देखो पानी नीचे जा रहा है, लीचिंग तो भी समस्या हो जा रही है। एसिडिक और इलेक्ट्रोलाइटिक सॉइल के पैच बन जा रहे हैं, ऊपर ज्यादा आ जा रहा है तब भी समस्या हो जा रही है। सॉइल की सैलिनिटी एंड एल्कलिनिटी बढ़ जा रही है ना। तो बैलेंस होना बहुत जरूरी है। बैलेंस जो लाइफ है वो बैलेंस में ही है। अति तो हर चीज की खराब होती है। तो आपने सुना होगा अति सर्वत्र वर्ज्यते, किसी भी जगह अति की मनाही होती है। ठीक, बैलेंस होना बहुत जरूरी है। आप पढ़ाई में सोचो कि मैं 24 में से 22 घंटे पढ़ूंगा, तो अति हो गई ना। फिर क्या होगा, 2 दिन पढ़ोगे तबीयत खराब हो जाएगी, फिर 15 दिन नहीं पढ़ोगे। और इसके जगह आप सोचो मैं 12 घंटे रोज पढ़ूंगा, तो आप पढ़ सकते हो। 1 महीने क्या 1 साल भी लगातार पढ़ सकते हो ना, क्योंकि वो आपकी क्षमताओं के अंदर है। तो हमें किसी भी चीज की अति नहीं करनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि यूट्यूब पे क्लासेस पढ़ी है तो मैं आज एक ही दिन में पूरा यूपी स्पेशल पढ़ लूंगा, मल्टीप्लाई 2 पे करके वीडियोस देखूंगा, तो क्या होगा, कुछ समझ नहीं आएगा फिर, है ना। क्लास फिर रिवीजन, फिर क्लास फिर रिवीजन, स्टडी, मेंस के क्वेश्चन की आंसर राइटिंग, ये सब करते करते पढ़ोगे तब जाके चीजें क्लियर होंगी हमें। ये लाइम से सॉल्व होता है। वो जो ये था एल्कलिनिटी एंड सैलिनिटी वाला, ये जिप्सम से सॉल्व हो रहा था ना, ये हम बता चुके हैं पहले भी। तो चलते हैं आगे। तो मृदा की समस्याएं पढ़ रहे थे उत्तर प्रदेश में। एक बार हल्की सी समरी देखना कौन कौन सी हो गई। पहली समस्या हो गई सोइल इरोजन, दूसरी समस्या हो गई वाटर लॉगिंग। सोइल इरोजन बुंदेलखंड, विंध्यन और शिवालिक फुटहिल्स में, वाटर लॉगिंग तराई वाले इलाके में, सोइल सैलिनिटी एंड अल्कलिनिटी जो ईस्टर्न यूपी वाला इलाका है और सेंट्रल यूपी उसमें, सोइल फर्टिलिटी का कम हो जाना वेस्टर्न यूपी में एंड सेंट्रल यूपी में ना। एंड सोइल पॉल्यूशन, तो ये सोइल पॉल्यूशन वाला जहां पे कुछ अर्बन एरिया ज्यादा है, कुछ ऐसे है ना जहां सोर्स ज्यादा होंगे, कानपुर गाजियाबाद इन इलाकों में। एसिडिक एंड लैटराइटिक सोइल पैचेस, ठीक, तो जो सदर्न हिल विंध्यन प्लेट्यू का रीजन है वहां पे है ये, और इनका इलाज हो रहा है लाइम से, उसमें पीछे हो रहा था जिप्सम से। ठीक, इसके अलावा और है समस्या उत्तर प्रदेश की मृदा में अनसाइंटिफिक लैंड यूज। इसमें तो बहुत चीजें आती है। पहला जैसे इम्प्रॉपर क्रॉप रोटेशन, एक ही फसल लगाए जा रहे हैं बार बार, गन्ना गन्ना गन्ना, कुछ लोग गन्ना चावल गन्ना चावल, क्रॉप रोटेट नहीं कर रहे हैं, दलहनी फसलें लगाएं तो नाइट्रोजन की कमी कंप्लीट हो जाती है ना। फसल में ऐसे कि एक बार कम गहरी जड़ वाली, दूसरी बार ज्यादा गहरी जड़ वाली, तो जब दूसरी बार फसल यहां से पोषक तत्व ले रही होगी तो यहां वाली मृदा को समय मिल जाएगा रिक्लेमेशन का, जो भी उसमें पोषक तत्व कम हुए हैं उनको फिर से ठीक करने का, है ना। तो ये करना चाहिए। और इस तरह से जैसे बताया कि दलहन लगा दिया, कभी चावल कभी गेहूं कभी गन्ना, एक प्रॉपर क्रॉप रोटेशन होना चाहिए ना। टिलेज बहुत ज्यादा है, मिट्टी की जुताई बहुत ज्यादा हो रही है जिससे उसका इरोजन बढ़ जाता है, पानी बहुत ज्यादा भर रहे हैं, उससे सोइल सैलिनिटी एल्कलिनिटी ये समस्याएं आ रही है ना। फ्रेगमेंटिंग लैंड होल्डिंग, लैंड होल्डिंग बढ़ती चली जा रही है। मान लो किसी पे 20 बीघा जमीन है, उसके 2 बच्चे हुए तो 10-10 बीघा हो गई, फिर उनके 2-2 बच्चे हुए 5-5 बीघा हो गई, फिर उनके 2-2 बच्चे हो गए 2.5-2.5 बीघा हो गई, घटती चली जा रही है ना लगातार। बात ये सोचो, जितनी छोटी जमीन है तो उस आदमी के ऊपर प्रेशर है, उसे अपनी जीविका उसी जमीन से चलानी है, तो वो उसको मैक्सिमाइज यूज करने की कोशिश करता है, तो उस पर प्रेशर पड़ता है ना। मिट्टी से वो लेना ज्यादा चाहेगा और उसे देना कम चाहेगा, तो धीरे धीरे उर्वरता कम होने लगेगी। अंग्रेजों के समय भी तो यही होता था, अंग्रेज लगान बहुत वसूलते थे, तो किसान या तो उनको लगान दे पाता था, अपना पेट भर पाता था, मिट्टी का ध्यान नहीं रख पाता था,
तो फिर क्या होते थे, मिट्टी की उर्वरता कम होके अचानक से फसल नहीं हुई, बहुत कम हो गई, तो अकाल आ गया, फिर फेमाइन बहुत ज्यादा आते थे, है ना। तो फ्रेगमेंटेड लैंड होल्डिंग है वो भी इस तरह के प्रभाव डालती है। ओवरग्रेजिंग, डिफोरेस्टेशन, ठीक, इम्प्रॉपर इरिगेशन प्रैक्टिस बताया, वो पानी भर के छोड़ देते हैं, है ना, लगता है कि ज्यादा पानी से ज्यादा अच्छी फसल होगी, ये नहीं पता कि उससे सोइल सैलिनिटी एंड एल्कलिनिटी बढ़ सकती है। अनप्लान्ड अर्बन एक्सपेंशन एंड माइनिंग, ये भी फसलों को मतलब जैसे अर्बन एक्सपेंशन तो एग्रीकल्चर लैंड को ही कम कर देता है, माइनिंग एरिया में आसपास के इलाके में से धूल जाती है, ट्रांसपोर्ट का आना जाना होता है, तो वहां पे भी इसका फर्क पड़ता है। तो ये हमने देख लिया कि उत्तर प्रदेश की मिट्टियों के प्रकार क्या है, उनकी समस्याएं क्या है। इसमें से एक समस्या इरोजन, उस पर क्वेश्चन आया है पेपर में, तो उसे हम अलग से पढ़ेंगे। एक्चुअल में आने के चांसेस ही उससे हैं, वाटर लॉगिंग में इतना कुछ पढ़ने या समझने का नहीं है कि उससे अलग से क्वेश्चन आ पाए, है ना। तो हम नोट्स में आपको अलग से थोड़ा डिटेल में दे देंगे या इसी में ऐड कर देंगे, और एक दो पॉइंट इरोजन में काफी कुछ समझने का है, तो वहीं से क्वेश्चन सेपरेट बन सकता है ना। आज इसमें इतना ही। जय हिंद, जय भारत।